हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैंने आपको ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना ये वाला चैप्टर पढ़ा दिया है। इसके क्वेश्चन आंसर प्रश्नोत्तर को हम इसमें हल करेंगे। ये अभी हिंदी में समझा रही हूँ, आगे मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी उसको सॉल्यूशन को सॉल्व करूँगी। तो सबसे पहले जो है वो मैच है कि आप मैच करें। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो रैयत रैयत का मतलब होता है किसान। तो रैयत का मतलब किसान। महाल मतलब होता है गांव, तो ग्राम समूह लगेगा। निज 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 जो है वो नील की खेती के लिए दो टाइप बताए गए थे, निज और रैयती। तो निज जो है बागान मालिकों की अपनी ज़मीन पर खेती, और रैयती का मतलब होता है रैयतों की ज़मीन पर खेती। ये उत्तर हैं, इसके जो प्रश्नोत्तर हैं आप उसको देख लीजिएगा और उससे मैच कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, मैं सिर्फ आपको आंसर बताऊंगी। पहले फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा नील की खेती की वजह से। दूसरे फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा औद्योगिकरण। तीसरे में आएगा कृत्रिम रंग। कृत्रिम रंग का मतलब होता है आर्टिफिशियल रंग, जैसे नील जो है वो एक आर्टिफिशियल रंग है। उसके बाद घ में आएगा नील बागान मालिकों। ठीक है, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है स्थायी बंदोबस्त के मुख्य पहलुओं का वर्णन कीजिए। तो स्थायी बंदोबस्त में ऐसी क्या क्या विशेषताएं थी। तो उसमें राजा और तालुकदारों को जो है वो जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई थी। किसानों से टैक्स वसूल करने की जिम्मेदारी जो है वो इन्हीं को दी गई थी। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि जो है वो 10 साल के लिए फिक्स कर दी गई थी। और ये बताना ज़रूरी है इसमें कि पहला पॉइंट आप सबसे पहला यही लिख सकते हैं कि ये जो व्यवस्था है 793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, कि महालवाड़ी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त से किस प्रकार अलग थी। तो महालवाड़ी व्यवस्था में जो है गांव का मुखिया टैक्स इकट्ठा करता था, जबकि स्थायी बंदोबस्त में राजा या तालुकदार। महालवाड़ी व्यवस्था जो है वो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में शुरू की गई थी और स्थायी बंदोबस्त जो है वो बंगाल में शुरू की गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके बीच में अंतर कर सकते हैं। उसके बाद है राजस्व निर्धारण की नई मुनरो व्यवस्था के कारण पैदा हुई दो समस्याओं के बारे में बताना है। तो पहला पॉइंट है इसका कि किसानों से आशा की जाती थी कि वो भूमि सुधार करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। और जो भी टैक्स अधिकारी थे उनसे टैक्स वसूलने की जो दर थी वो बहुत ऊंची रखी गई थी और किसान इतना पैसा नहीं दे पा रहे थे। अगला क्वेश्चन, रैयत यानी किसान जो है वो नील की खेती करने से क्यों कतरा रहे थे, क्यों मना कर रहे थे। क्योंकि उन्हें नील की खेती के लिए कर्ज दिया जाता था। फसल कटने पर उन्हें बहुत कीमत पर फसलों को बेचने के लिए, यानी बागान मालिक को जब वो फसल बेचते थे तो बहुत कम कीमत मिलती थी उनको, और एक छोटे से हिस्से पर ही खेती करने के लिए दिया जाता था। दूसरी फसल के लिए उनके पास ज़मीन का एक छोटा सा ही हिस्सा जो है सिर्फ बचता था। नील की खेती के लिए अतिरिक्त समय और मेहनत की आवश्यकता पड़ती थी, यानी कि उसमें बहुत मेहनत लगती थी नील की खेती के लिए, इसलिए भी किसान मना कर रहे थे। अगला, किन परिस्थितियों में बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी यानी कि खत्म हो गया। बंगाल में नील उत्पादक जो है किसानों को कर्ज दिया गया था। रैयतों को उनकी फसल की जो कीमत मिलती थी वो बहुत ही कम थी, और नील की फसल ज़मीन की जो उपजाऊपन है उसको कम करता था। तो 3 वजह से जो बंगाल में नील का जो उत्पादन था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। चलिए अब हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। ये पूरा सॉल्यूशन लेके आए हैं। अच्छा, रैयत का मतलब होता है पीजेंट। देखिए मैंने फिर बता रही हूँ, मैं आंसर बता रही हूँ, आप अपनी टेक्स्ट बुक लेके बैठिएगा और उसके बाद मेरी वीडियो को सुनिएगा। रैयत मतलब होता है पीजेंट। महल यानी विलेज, गांव। निज कल्टीवेशन ऑन प्लांटर्स ओन लैंड, यानी बागान मालिक की खुद के लैंड पर जब खेती होती थी तो वो निज खेती होती थी। रैयती यानी कि रैयत किसान की खुद के लैंड पे जब खेती होती तो वो रैयती खेती होती थी। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में पहले फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा इंडिगो। दूसरे फिल इन द ब्लैंक्स में आप लिख सकते हैं प्रोडक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। जितना भी आपको दिख रहा है अंडरलाइन वाला हिस्सा, ये आप पूरा जो है वो अपने फिल इन द ब्लैंक्स में डाल सकते हैं। उसके बाद है सी, सिंथेटिक डाइज यानी कृत्रिम रंग, जो मैंने अभी हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बताया। और उसके बाद डी वाले फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा इंडिगो प्लांटर्स, यानी कि जो बागान मालिक थे उनके बारे में। अच्छा, अब थर्ड जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। तो परमानेंट सेटलमेंट के बारे में बताना है।
जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये जो परमानेंट सेटलमेंट है ये इंट्रोड्यूस कब हुआ था, ये 1793 में इंट्रोड्यूस हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में। और इसकी जो सेटलमेंट जो होती थी वो राजाज एंड तालुकदार को दी गई थी, जो भी जिम्मेदारी थी बिचौलिए के रूप में। और दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट, यानी किसानों से उनको बोला गया था कि टैक्स कलेक्ट करें। द अमाउंट टू बी फिक्स्ड वॉज द अमाउंट टू बी पेड वॉज फिक्स परमानेंटली, यानी कि जो भी अमाउंट फिक्स किया गया था वो 10 साल के लिए फिक्स कर दिया गया। उसके बाद आप और ये पॉइंट्स जो हैं वो देख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं। आप अगर चाहें तो एक आध पॉइंट जो है वो आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि क्या कैसा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन महालवारी एंड परमानेंट सेटलमेंट। तो महालवारी सिस्टम और परमानेंट सिस्टम जो था इसके बीच में अंतर करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो पहला जो मैं बता देती हूँ, ये महालवारी सिस्टम जो है ये हॉल्ट मैकेंजी ने 1822 में नॉर्थ वेस्टर्न, यानी कि जो बंगाल का जो नॉर्थ वेस्ट का हिस्सा था वहाँ पे आया था। और जो द परमानेंट सेटलमेंट है वो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में आया था। और ये जो महालवारी सिस्टम था ये परमानेंट सेटलमेंट का ही एक ऑप्शन था, अल्टरनेटिव था, विकल्प था। और ये जो परमानेंट सेटलमेंट है ये जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेवेन्यू को स्टेबल करने के लिए, यानी कि एक अच्छी व्यवस्था लाने के लिए लाया था। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, द विलेज हेडमैन वर इन चार्ज ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू, यानी कि इसमें महालवारी व्यवस्था में जो गांव का मुखिया था वही रेवेन्यू कलेक्ट करता था। और परमानेंट सेटलमेंट में राजा या तालुकदार जो है वो टैक्स कलेक्ट करते थे। अगला पॉइंट है कि महालवारी सिस्टम में जो टैक्स था वो फिक्स नहीं था और वो समय के अनुसार बदला जा सकता था। और जो भी गांव होते थे गांव के हिसाब से देखा जाता था और गांव के हिसाब से ही जो रेवेन्यू है वो फिक्स किया जाता था कि कैसा रेवेन्यू होना चाहिए। जबकि परमानेंट सेटलमेंट में रेवेन्यू फिक्स हुआ करता था और वो चेंज नहीं हो सकता था फ्यूचर में भी। इसमें बोला गया है कि 2 रीज़न बताइए कि जो मुनरो सिस्टम था वो क्यों सही नहीं था। तो वही कि जो रैयत यानी जो किसान थे उनसे बहुत आशा की जाती थी कि वो रेवेन्यू जो है वो जो अपने लैंड है उसमें अच्छे से सुधार करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और दूसरा कि रेवेन्यू का जो दर था, जो चार्ज था बहुत ऊँचा था, जिसकी वजह से जो किसान है, रैयत हैं, वो अच्छे से टैक्स नहीं भर पा रहे थे। अगला क्वेश्चन कि जो किसान थे उनको खेती करने के लिए क्यों बाध्य किया गया, क्यों मजबूर किया गया, वो असंतुष्ट क्यों थे उससे। तो जो प्लांटर्स थे यानी जो बागान मालिक थे उनको बहुत ही कम कीमत पे लो प्राइस में इंडिगो जो है वो देते थे, बहुत कम कीमत देते थे। और इसकी वजह से उनकी अर्निंग जो है नहीं हो पाती थी, किसानों की प्रॉफिट नहीं हो पाता था उनको, और हमेशा वो कर्जे में डूबे रहते थे। ये सारे पॉइंट हैं। और ये वाला भी पॉइंट है कि जो उनकी जो लैंड थी रैयतों की वो बहुत फर्टाइल होती थी, लेकिन इंडिगो यानी नील की खेती की वजह से वो जो फर्टाइल लैंड है वो ख़राब हो जाता था और वहाँ पर कोई और क्रॉप नहीं उगाई जा सकती थी। अब लास्ट क्वेश्चन कि बंगाल में इंडिगो जो है वो कि जो उसकी खेती होती थी वो ख़त्म क्यों हो गई। तो यहाँ भी वही सेम रीज़न आएगा जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। तो ये वाला जो हमारा सेक्शन है सॉल्यूशन का, ये कंप्लीट होता है। और आप इस वीडियो को अच्छे से समझ लीजिए, अपने कॉपी में सारे बच्चे इस सॉल्यूशन को कर लीजिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। न्यू व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।